नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। हमारी जो प्रेगनेंसी में आ रही समस्याओं की सीरीज चल रही थी, आज उसमें 5th सीरीज है, जिसमें ऑलमोस्ट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आप लोगों के मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर मैंने उसमें देने की कोशिश की है। इसके साथ साथ ये ऑलमोस्ट फिनिश अप है। इस सीरीज में, लास्ट सीरीज में हम जानेंगे कि जब आप फर्टिलिटी टेस्ट में हो या कंसीव करने जा रहे हो या फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो कौन कौन से आपके ब्लड टेस्ट और कुछ जांचें आपकी बहुत कंपलसरी है और जरूरत। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी पहली सीरीज गई है। फर्स्ट सीरीज में मैंने अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी को एक्सप्लेन किया था। सेकंड सीरीज में हमने जो टाइमिंग के इशू थे मेल और फीमेल के ओव्यूलेशन के दौरान इंटीमेट करने के, उनको डिस्कस किया था। थर्ड में हमने फीमेल के जितने भी फैक्टर्स थे, आपका पीसीओडी या एंडोमेट्रियोसिस या फिर रिसेप्टिविटी इशू या फिर ट्यूबल ब्लॉकेज, उनको डिस्कस किया था। और लास्ट वन में यानी कि फोर्थ सीरीज में हमने मेल फर्टिलिटी को डिस्कस किया था। उसके साथ साथ आप कुछ जांचें हैं जो कि आपके फर्टिलिटी टेस्ट में बहुत जरूरी है। सबसे पहले कोई भी कपल जब हमारे पास आता है तो हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उनके इंटरकोर्स की हिस्ट्री ली जाती है कि इंटरकोर्स के दौरान कोई दर्द तो नहीं है। ज्यादातर पेशेंट को जो दर्द होता है तो उनका हम टेस्ट भी करते हैं, उनको देखा जाता है कि कहीं फीमेल के सर्विक्स के ऊपर कुछ जख्म तो नहीं है, सर्वाइटिस का इश्यू तो नहीं है, क्योंकि कई बार इंटरकोर्स का प्रोसेस प्रॉपर ना होने की वजह से भी ये इनफर्टिलिटी जैसी समस्या होती है, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। सेकेंड, फीमेल की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेनी बहुत जरूरी होती है। उसको पीरियड्स रेगुलर है या कोई और इशू तो नहीं, पीरियड्स बहुत प्रोलॉन्ग तो नहीं है, पीरियड्स के दौरान कोई दर्द तो नहीं है। इन सारी चीजों के साथ साथ मेल का भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का या सारी चीजों का हिस्ट्री लेकर उनका सीमन एनालिसिस भी फर्स्ट टाइम में ही टेस्ट करवाया जाता है। क्योंकि फीमेल्स की रिपोर्ट के साथ साथ जब हम मेल्स की रिपोर्ट भी देख लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये रिपोर्ट इतने दिनों में इम्प्रूव हो जाएगी, तो इनके ट्रीटमेंट के साथ हम इनका भी ट्रीटमेंट रखते हैं, सो दैट ट्रीटमेंट फिनिश होने तक दोनों को रिजल्ट मिले, यानी कि हमारा कंसेप्शन। सेकेंडली, कुछ ब्लड टेस्ट बहुत जरूरी है, जिसमें कि सीबीसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीबीसी में आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं, वो पता चलता है। ईएसआर का पता चलता है। फीमेल के केस में एचबी यानी कि आपका टोटल हीमोग्लोबिन बहुत मैटर करता है, क्योंकि उससे इम्प्लांटेशन फेलियर के इशू रहते हैं। आपका एफएसएच यानी कि फॉलिकुलर बनाने का प्रोसेस होता है, वो भी उस पर बहुत मैटर करता है। इसके साथ साथ आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल और आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपके एचबी के टोटल लेवल के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। इन सारी चीजों के साथ साथ फीमेल के कुछ वीडीआरएल टेस्ट होता है, HbSAg होता है जो कि हेपेटाइटिस का टेस्ट होता है, टोश टेस्ट करवाते हैं, या आपकी कोई पुरानी चिकनगुनिया या किसी भी चीज की हिस्ट्री होती है वो ली जाती है। इन सारी चीजों के साथ साथ आपकी वायरल मार्किंग के साथ साथ आपका पीरियड के सेकंड डे पे AMH, FSH, LH और एस्ट्रोजोल हार्मोन और सीरम प्रोलैक्टिन कुछ केसेस में जरूर करवाया जाता है। उससे मुझे पता चलता है आपका फॉलिकुलर अच्छे से बन रहा है नहीं, या प्रोलैक्टिन बढ़ना भी एक रीजन तो नहीं है आपकी प्रेगनेंसी ना ठहरने का, सो दैट हम उसकी मेडिसिन भी साथ साथ चलाते हैं। या फिर पीसीओडी भी डिटेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें करवा के आपका एक अल्ट्रासाउंड होता है पीरियड के सेकंड डे पे या थर्ड डे पे, जिसमें हम एंट्रिकल फॉलिकुलर काउंट देखते हैं, यानी कि फीमेल के एग कितने हैं उनके बैंक में। तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ, हमें भागना है ट्रीटमेंट में या आराम से स्लोली चलना है, या हमें पेशेंट को किस टाइप की काउंसलिंग करनी चाहिए। समटाइम्स कम एज में भी फीमेल ओवेरियन रिजर्व का केस लेके आते हैं, उनका एंट्रिकल फॉलिकुलर काउंट ही नहीं होता, या फिर कई बार बहुत ज्यादा एज में भी वो वरीड होती हैं 40 में या 35 प्लस में कि मैं कंसीव कैसे करूंगी, बट उनका एंट्रिकल फॉलिकुलर काउंट यानी कि एग अच्छे होते हैं। तो इन सारी चीजों को देखकर हमें क्लैरिटी हो जाती है कि हमारे पेशेंट को काउंसलिंग किस चीज की चाहिए और कौन सा ट्रीटमेंट है और कितना टाइम हम पेशेंट को बताएं। इन सारी चीजों के साथ साथ आपका दोनों में प्रचुर मात्रा में हीमोग्लोबिन का होना बहुत जरूरी है। विटामिन डी यानी कि फीमेल में इम्प्लांटेशन के लिए भी बहुत जरूरी है, मेल में स्पर्म मॉर्फोलॉजी के लिए भी बहुत जरूरी है। तो विटामिन D3 का आपको टेस्ट भी करवाया जाता है। समटाइम्स मैं रिकमेंड कर देती हूँ कि आपने कभी नहीं खाया या अब तक आपने कोई कोर्स नहीं किया बहुत टाइम से, तो आप विटामिन D3 का कोर्स कर लीजिए। आपके स्लीपिंग पैटर्न को करेक्ट किया जाता है, आपके लाइफस्टाइल में पूरे अच्छे से सुनकर समझकर बताया जाता है कि ये चीजें नहीं करनी है या ये चीजें नहीं खानी है। आपकी डाइटरी हैबिट चेंज की जाती है, और ये कुछ जांचें करवाकर आपकी जो भी फर्टिलिटी के प्रोस्पेक्टस है उनको कंप्लीट किया जाता है और आपको कंसेप्शन की तरफ बढ़ाया जाता है। सो अब हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो गई है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। साथ के साथ हमारा नंबर डिस्प्ले में है,
ट्यूबल ब्लॉकेज का जो फैक्टर होता है वो सबसे जरूरी होता है, बिकॉज मैं अपनी फर्टिलिटी प्रोफाइल में सबसे पहले पेशेंट का आते ही अगर उसको इनफर्टिलिटी 1 साल से ज्यादा होती है, ट्यूबल ब्लॉकेज का टेस्ट जरूर करवाती हूँ। बिकॉज मैंने देखा है कि मोर देन 70% केसेस वो आईयूआई फेलर करके भी आ जाते हैं, आईवीएफ फेलर करके भी आ जाते हैं, सालों मेडिसिन से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन के लगवा चुके होते हैं, फॉलिकुलर स्टडी करवाकर एग रप्चर करने का ट्रीटमेंट, बट उनको ये क्लियर नहीं होता हमारी ट्यूब भी ब्लॉक। तो ट्यूबल ब्लॉकेज एक बहुत गहरी समस्या है जिसका आयुर्वेदिक इलाज बहुत अच्छे से पॉसिबल है और बहुत ही कम खर्चे में, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी पेन के आपका ये इलाज होता है, जिसमें मैं 80 से 90% केसेस में श्योर होती हूँ कि ट्यूब्स खुल जाएंगी। कुछ केसेस होते हैं जिसमें बहुत प्रोलैंग्ड होती है, टीबी का कोर्स आपको नहीं लगता, या आप जैसे ही टीबी का कोर्स करते हैं टीटी बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती है, या फिर आपका टीबी इतना पुराना हो चुका होता है और आपके ट्यूब्स को इतना डैमेज कर चुका होता है कि वो फंक्शनल नहीं हो पाती। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट हाँ डेफिनेटली आयुर्वेद इसमें एक बहुत अच्छा समाधान है और एक एक्चुअल में उचित कारगर उपाय है। तो आयुर्वेद को आप चुनिए अपने सारे इनफर्टिलिटी के इश्यूज के लिए और अपनी फर्टिलिटी को अच्छा करने के लिए। धन्यवाद।